नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ था। दरअसल भाजपा के बहुत ही मशहूर विवादों में घिरे रहने वाले नेता बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि बिहार में अवैध मस्जिद और अवैध मदरसों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो रही है और उन्होंने सीधा सीधा बिहार में अल्पसंख्यकों पे निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बिहार के सीमांचल इलाके में जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से सटा हुआ भी भौगोलिक रूप से है, वहां पर मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इससे न केवल बिहार की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है बल्कि पूरे देश की सुरक्षा को खतरा है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर अभय कुमार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर पीएचडी किया है और इनकी इसी मौजू पर किताब, इसी विषय पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इस टॉपिक पर इनकी किताब जल्द ही प्रकाशित होने वाली है। मुस्लिम और इस्लामिक मामलों के जितने भी मुद्दे रोज बरोज आते हैं उस पर बहुत ही बेबाकी से अपनी बात लिखने के लिए डॉक्टर अभय कुमार सार्वजनिक रूप से जाने जाते हैं। बहुत बेखौफ होकर अपनी बात तर्क के साथ, तथ्यों के साथ और ऐतिहासिक रूप से छानबीन के बाद अपना आर्टिकल लिखते हैं और लखनऊ के नदवा जो ऐतिहासिक मदरसा है, हाल में ही ये घूमने भी गए थे और वहाँ के बहुत बड़े बड़े लखनऊ के बड़े बड़े दानिश्वर यानी इंटेलेक्चुअलों ने अभय जी का वहाँ स्वागत किया, बातचीत हुई और भारत के बहुत ही मशहूर उर्दू का अखबार इनकलाब के रेगुलर कॉलमनिस्ट हैं। हम इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि बिहार के बेगूसराय से भाजपा के सांसद गिरिराज सिंह ने जो अवैध मस्जिद और अवैध मदरसों में बाढ़ आ गई है, कि निर्माण में बाढ़ आ गई है, इससे बिहार की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, देश को खतरा है। इस पर अभय जी का क्या कहना है? अभय जी। शुक्रिया धर्मराज जी। आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि गिरिराज जी जो हैं बीजेपी के जो लीडर हैं, जो एमपी हैं बेगूसराय से, वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने के लिए जाने जाते हैं। तो आज भी उन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। आज भी उन्होंने मदरसे के बारे में उल्टी सीधी बात करके उन्होंने समाज के अंदर में पोलराइजेशन करने की कोशिश की है, हिंदू मुसलमान के बीच में आग लगाने की कोशिश की है। और बिहार की जो सरकार सामाजिक न्याय की जो बनी हुई है, जिसमें नीतीश जी और तेजस्वी जी जो हैं, जो लोग ठीक ही ठाक काम कर रहे हैं, उन लोगों की सरकार से घबराकर बीजेपी के पास कोई इशू नहीं है, तो उनको लगता है कि चलो कम्युनल कार्ड ही खेलो। जब पूरे हिंदुस्तान में कम्युनल कार्ड खेलने से उनको कुछ फ़ायदा मिलता है तो बिहार में भी कम्युनल कार्ड खेलो। तो मुझे लगता है कि गिरिराज सिंह की बातों में कोई तथ्य नहीं है, ना हिस्टोरिकल तौर पे तथ्य है, ना इतिहास में हम झांक के देखते हैं तो उनकी बात सही है, ना आज के संदर्भ में है, ना पॉलिटिक्स जो है उसमें उनकी बात सही है। लेकिन 2 मिनट के लिए मान लिया जाए कि हमारे कुछ साथी होंगे, उनको लगता होगा कि गिरिराज सिंह ने ये तो बहुत ही अच्छी बात की है, मुसलमानों का जो मदरसा है, उनके जो मस्जिदें हैं या उनकी जो आबादी है वो तो बढ़ रही है क्योंकि अखबार में इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो गिरिराज सिंह शायद सही बोल रहे हैं। चलिए हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए गिरिराज सिंह सही कह रहे हैं, तो हम जांच पड़ताल करते हैं। मैं इतिहास का छात्र हूँ, हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री से बात शुरू करना चाहता हूँ। देखिए, मदरसा के बारे में जो भी गलत गलत बातें कही जाती हैं, मदरसा के बारे में गलत बात कहना महात्मा गांधी जी की जो विरासत है या देश की जो राष्ट्रीय आंदोलन है, जो कौमी लड़ाई हमारी थी अंग्रेजों के खिलाफ, इसका अपमान है। इसलिए कि महात्मा गांधी जी 1917 में
जब हिंदुस्तान का दौरा कर रहे थे, बिहार के चंपारण में गए थे, किसानों की समस्या को उन्होंने सुना, जहाँ से जिस बिहार से मैं आता हूँ, चंपारण से। उसके बाद गांधी जी ने जो सबसे बड़ा आंदोलन किया वो था खिलाफत आंदोलन, या उसको कहते हैं असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि गांधी जी का ये आंदोलन कामयाब इसलिए हुआ कि कांग्रेस पार्टी का साथ देने के लिए जमीयते उलमा हिंद ने उनका साथ दिया था। और गांधी जी जमीयते उलमा हिंद और देवबंद मदरसा जो है उसी का एक हिस्सा है जमीयते उलमा हिंद। यानी कांग्रेस, जमीयते उलमा हिंद और देवबंद मदरसा के तमाम लीडर जब एक प्लेटफॉर्म पे आए और उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ आवाज बुलंद की, तो देश में एक मास पॉलिटिक्स शुरू हुई और उसके बाद से भारत की आज़ादी के दिन जो थे वो दिखने लगे। तो इसलिए मदरसा को देशद्रोही कहना, मदरसा को कहना कि यहाँ पे टेररिस्ट लोग होते हैं, ये गांधी जी का अपमान है, ये देश की आज़ादी का अपमान है, देश के जो शहीद लोग हैं उनका अपमान है। अब आइए दूसरी बात करते हैं। हमारे देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो हमारे बहुत बड़े लीडर थे, कांग्रेस के लीडर थे, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत बड़े लीडर थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल था और भारत के पहले राष्ट्रपति भी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार से भी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बायोग्राफी मेरे पास है, उनकी आत्मकथा है, एन ऑटोबायोग्राफी राजेंद्र प्रसाद, ये आपको मिल जाएगी, एनबीटी ने इसको छापा है। इसमें राजेंद्र प्रसाद ने एक चैप्टर लिखा है मौलवी साहब, चैप्टर नंबर 3 है, यानी अध्याय नंबर 3 में राजेंद्र बाबू ने लिखा है मौलवी साहब। और राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी किताब में, अपनी बायोग्राफी में अपने मौलवी साहब को बहुत ही प्यार, बहुत ही मोहब्बत, बहुत ही आदर के साथ उनको याद कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि उनके परिवार में ये परंपरा थी उस जमाने में कि अल्फ़ाबेट जो हैं उसकी शुरुआत मौलवी साहब ही करते थे, और राजेंद्र बाबू भी अल्फ़ाबेट मौलवी साहब से ही सीखे हुए हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि पर्शियन ज़बान जो है मौलवी साहब ने उनको सिखाया, और राजेंद्र बाबू मकतब में जाते थे। और आखिर में कह रहे हैं मकतब का अर्थ बता दीजिए। मकतब का मतलब हो कि ऐसा स्कूल जिसमें ट्रेडिशनल जो आपको उर्दू फारसी पढ़ाई जाती है, जी, तो मकतब में जाते थे राजेंद्र बाबू। और आखिरी लाइन जो है पेज नंबर 3 में, पेज नंबर 8 पे है, जो बायोग्राफी है उसमें है, मतलब चैप्टर 3 के पेज नंबर, हाँ, चैप्टर 3 पेज नंबर 8 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख रहे हैं, The little Persian we learnt goes entirely to this Maulvi's credit. We had started liking him and we felt sorry to leave when we had to go to Chhapra. इनका मतलब है कि जो भी फारसी ज़बान उनको आई, जो भी वो पढ़ना लिखना सीखें, और फारसी की जो मशहूर किताब है गुलिस्तान, बोस्तान, वो जो राजेंद्र बाबू ने सीखी वो मौलवी साहब की वजह है। और बाद में क्या हुआ कि राजेंद्र बाबू को छपरा आना पड़ा, और जिस वजह से मौलवी साहब से उनका रिश्ता जो है टूट गया। तो वो कह रहे कि मुझे बहुत दुख हुआ। तो देखिए, गांधी जी की विरासत मदरसा के साथ जुड़ी हुई है, राजेंद्र बाबू की विरासत मौलवी साहब से जुड़ी हुई है, और राजेंद्र प्रसाद की विरासत जो है मकतब से जुड़ी हुई। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हम अपने महापुरुषों के जो परंपरा है उसके विरोध में जाके ये सब क्यों कर रहे हैं पता है? ये सब कर रहे हैं वोट के लिए, ये सब कर रहे हैं चुनाव के लिए। बस एक और आखिरी बात कह दूं कि बीजेपी वाले पहली बात ये नहीं कह रहे मदरसा को दहशतगर्दी से जोड़ रहे हैं। बीजेपी वाले जो हैं मदरसा को दहशतगर्दी से, जब वाजपेयी जी की भी सरकार बनी थी 2000 के करीब में, उस वक्त पर भी ये डिस्कोर्स आया, और कहीं पर भी मदरसा के और दहशतगर्दी के संबंध को कोई सरकार आज तक जांच नहीं कर पाई है। और देखिए, दहशतगर्द अगर मदरसा से निकल सकता है तो दहशतगर्द कॉलेज, यूनिवर्सिटी से भी निकल सकता है। अरे जो अंग्रेजों की यूनिवर्सिटी है वहां से भी कोई लोग ऐसे निकले हैं जिनके दहशतगर्दी से संबंध है। तो दहशतगर्दी तो कहीं से निकल सकता है, तो फिर मदरसा को हम क्यों टारगेट करते हैं? और अगर पुलिस और प्रशासन अगर सरकार के पास है तो अभी तक सरकार ने कुछ साबित क्यों नहीं किया? जहां तक मेरा अनुभव है, मैं अभी नदवा में भी गया हूं, मैं मदरसा को भी बहुत करीब से देखा हूं, मैंने पाया है कि मदरसा के अंदर में बहुत ही अच्छी तालीम दी जाती है, वहाँ के बच्चे बहुत ही होनहार होते हैं, वहाँ पे देश प्रेम भरा हुआ है। वहाँ के बच्चे, मैं देखता हूँ कि मदरसा में जितना 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाया जाता है उतना स्कूल में भी नहीं मनाया जाता है। तो ये सब बातें बिल्कुल गलत है। मदरसा हमारी विरासत का हिस्सा है। और एक आखिरी बात मैं कह दूं, गिरिराज सिंह ने जी अपने बयान में कहा है
कि साइंस पे जोर देना चाहिए, विज्ञान पे जोर देना चाहिए। और बिल्कुल, मदरसों में साइंस को बढ़ावा बिल्कुल दिया जाना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल विज्ञान को बढ़ावा दिया विज्ञान को जाना बढ़ावा देने। और ये बात बार बार ये भी बोलते हैं आपको, जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के, हाँ, हिमंता बिस्वा शर्मा जी। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, सारे मुसलमान लोग यही चाहते हैं कि आप विज्ञान और साइंस हमें पढ़ाइए। और इनकलाब अखबार में फरवरी 10 2023 का एक न्यूज़पेपर का छपी है, क्लिपिंग है मेरे पास, फरवरी 10 2023। और इस न्यूज़पेपर की क्लिपिंग में यह कहा है कि मदरसा जिसको कुछ एड सरकार देती है, और वो एड देती थी कि साइंस के टीचर रखने के लिए, कंप्यूटर के टीचर रखने के लिए, अंग्रेजी के टीचर रखने के लिए, वहां पे सैलरी बहुत दिनों से सरकार ने नहीं दी है। सरकार ने बजट को कम कर दिया है और सरकार ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि जो गरीब आदमी है, जो टीचर है, वो फाका कसी यानी भूखमरी का शिकार है। और अभी एक और बात देख लीजिए, जो माइनॉरिटी के बच्चों को जो मौलाना आजाद स्कॉलरशिप मिलता था, वो भी स्कॉलरशिप रोक दिया गया है। तो बात मैं यही कहना चाहता हूं, विज्ञान पढ़ाइए, लेकिन जब विज्ञान के टीचर को सैलरी देनी होती है तो सरकार पीछे हट जाती है, बजट कम कर लेती है और अनाप शनाप जो है वो इल्जाम लगाती है। अभय जी, मेरा दूसरा सवाल जी, आप चूंकि इस मामले को शुरू से देखते आ रहे हैं, वर्षों का आपका अध्ययन है जी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, जी, वे बार बार अपनी राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर हर चुनावी रैली में, जहां एक तरफ कह रहे हैं कि वो मुसलमानों की असली खैरखां वाली पार्टी जो है, उनका ख्याल रखने वाली पार्टी भाजपा ही है, और पसमंदा की राजनीति भाजपा मुख्य रूप से केंद्र में ले आई है, और जाने अनजाने चाहे अन्य विपक्षी दल पसमंदा पे बात करना चाहें या ना चाहें, लेकिन नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय तो जाता ही है कि अल्पसंख्यकों के मुद्दे को, जिसके बारे में कहा जाता है कि वे कट्टर हैं, अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं, उसमें ऊपर नीचे की बात यानी बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात, अशराफ और पसमंदा की बात नहीं होती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ खुद पसमंदा को केंद्र में रखते हैं और मुसलमानों की सेवा के लिए बताते हैं कि भारत सबका है। दूसरी तरफ उनके ही गृह मंत्री अमित शाह जी तेलंगाना के चुनाव प्रचार में कह रहे थे कि मुसलमानों का आरक्षण रद्द होगा अगर वहां भाजपा जीतती है। और आज तीसरी घटना हो गई जब भाजपा के सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि मुसलमानों की आबादी बढ़ने से देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। तो इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं कि मोदी मुसलमानों के पक्ष में बयान देते हैं लेकिन उनके बाकी नेता मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते, तो कौन सी बात को माना जाए? देखिए, ये मैं अगर एक अल्फाज में कहूं तो ये लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब मोदी जी बार बार ये कहते हैं कि मैं मुसलमानों को एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूं और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। तो जब एक हाथ में कुरान आप देखना चाहते हैं और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं, तो फिर जो गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया वो तो मोदी जी के खिलाफ चला गया, क्योंकि आप मदरसा और मस्जिद के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अगर मोदी जी अपने वादे पे सच्चे हैं, अपने कौल के पक्के हैं, तो फिर उनको स्कॉलरशिप कम नहीं करनी चाहिए मौलाना आज़ाद की। फिर उनको क्या है कि जो उत्तर प्रदेश के जो मदरसे हैं उसमें टीचरों की कमी नहीं करनी चाहिए, तो उनकी सैलरी नहीं रोकनी चाहिए थी। और जहां तक बात आपने पासमानदा की कही, तो किसी और वक्त हम पासमानदा पर बात करेंगे, लेकिन संक्षेप में मुख्तसर यही सोचिए, हिंदू समाज को ये लोग धर्म के आधार पर यूनाइट करना चाहते हैं और ये घूम घूम के कहते हैं अरे तुम जाति की बात क्यों करते हो, पहले अपने आप को हिंदू देखो। क्योंकि ऊंची जाति के लोग मलाई खा रहे हैं और दलित और पिछड़े को उनका हक नहीं मिल रहा है। तो जब दलित और पिछड़ा अपने हक की बात करता है तो उनके मुद्दों को दबाने के लिए लोग कहते हैं कि तुम धर्म की बात करो। लेकिन पासमानदा की बात ये करना चाहते हैं मुसलमानों के बीच में, अल्पसंख्यक में मुसलमान अल्पसंख्यक में डिवाइड जाति का बात डिवाइड कर दो। यहाँ हिंदू में जाति का विरोध करते हैं और मुसलमानों में जाति के मुद्दे को सामने लाते हैं। और एक और चीज, अगर जाति के इशू को अगर सामने लाएं, पसमानदा के इशू को साथ लाएं, हम भी मोदी जी के साथ हैं। लेकिन जब कोर्ट में जब दलित मुसलमान और दलित ईसाई एससी रिजर्वेशंस के लिए फरियाद करते हैं और जब कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सरकार से अपना पक्ष पूछता है, तो वहां क्या कहता है, सरकार कहती है
कि इस्लाम में जात पात नहीं है, इसलिए इनको एससी स्टेटस नहीं दिया जाएगा, तो वहां पे वो पासमानदा के हक मारी करते हैं। और मोदी जी भोपाल में बयान ये देते हैं कि पासमानदा लोग छुआछूत के शिकार हैं। तो जब छुआछूत के शिकार हैं तो जातिवाद की वजह से छुआछूत हो रहा है, तो कोर्ट में कुछ और बोलना और पॉलिटिक्स में कुछ और बोलना। और अली अनवर साहब जो हैं पासमानदा के बहुत बड़े लीडर हैं, मसावात की जंग उन्होंने किताब लिखी है, वो कई बार इंटरव्यू में मुझसे कहे हैं कि पासमानदा का इतना ही इनको फिक्र है तो बिल्किस बानो भी तो पासमानदा थी, उसको अधिकार क्यों नहीं मिला। और जो अभी उत्तराखंड में जो मुसलमानों पे हमले हुए तो उसमें बीजेपी के बहुत सारे लीडर पासमानदा भी थे, उनको भी नहीं बख्शा गया और उनकी दुकानें भी तोड़ दी गई, उनको कहा गया यहां से निकल जाओ। तो ये पासमानदा की बात उनको नहीं करना है, मुसलमानों को कंफ्यूज करना है, सेकुलर पार्टी को बदनाम करना है और नीतीश को और तेजस्वी जी की जो सरकार है उसको हिलाने डुलाने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए एक और चाल जो है गिरिराज सिंह ने खेली है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई इसको सीरियसली ले रहा है। और मैंने आपके चैनल पर यह बात इसलिए बताई कि हमें हिंदू मुसलमान यूनिटी को जोर से पकड़ के रखना है और महात्मा गांधी जी की, मौलाना आजाद की, डॉक्टर अंबेडकर की जो लिगेसी है उसको आगे लेके बढ़ाना। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा जी, आपका भी इलाका, आपका जहाँ घर है, जी, आप भी मोतिहारी से आते हैं जी, इंडो नेपाल बॉर्डर है जी, आपका। जिसकी बात वो कर रहे थे। हाँ, तो सीमांचल का इलाका जी, राजनीति में, बिहार की राजनीति में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जी, इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि जब भी चुनाव में गठबंधन की बात आती है तो ये वही सीमांचल का इलाका है जहां पर मुस्लिमों की घनी आबादी है, लेकिन वहां पर भाजपा की अधिक सीटें हैं और जो भी सीटें गैर भाजपा की हैं उसमें पिछले विधानसभा में ओवैसी की पार्टी को 5 सीट का फायदा मिला था, उनके 5 विधायक जीते थे। तो जो लालू नीतीश की पार्टी अल्पसंख्यकों के इर्द गिर्द की राजनीति है, जहां पे हिंदू मुस्लिम एकता की राजनीति करते हैं, तो यह विरोधाभास क्यों आ जाता है कि सीमांचल क्यों पिछड़ जाता है इनके एजेंडे से, कि जहां बार बार भाजपा अपनी राजनीति कर ले जाती है। देखिए, भाजपा जो है ना वो आपकी और हमारी कमियों का ही फायदा उठाती है। कहीं ना कहीं कमी सेकुलर पार्टियों के अंदर है। और मैं जब बात करता हूं तो मैं पूरी ईमानदारी से बात करता हूं। जितना अधिकार हमारे मुस्लिम भाइयों को, अल्पसंख्यक भाइयों को मिलना चाहिए, उतना अधिकार, उतना हक जो है सेकुलर पार्टियों ने नहीं दिया है। वोट मुसलमानों का लेके इन्होंने सरकार बनाई है, लेकिन उनको जो वाजिब, जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली है। इसलिए हम सामाजिक न्याय की पार्टियों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, प्लीज हिंदू मुसलमान एक ही हैं, उनको उनका हक दीजिए, ताकि कल कोई भी आदमी सीमांचल में जाके धार्मिक कार्ड न खेले और कोई भी आदमी वहां पे भाई को भाई से न बांटे। हम सुन रहे थे डॉक्टर अभय कुमार जी को, जो मुस्लिम और इस्लामिक मुद्दों पे लगातार अध्ययन करते रहते हैं, बारीकी से ऐतिहासिक छानबीन करते रहते हैं। अभी अभी हमने बात की कि भाजपा के सांसद गिरिराज सिंह ने जाति सर्वे के बाद जो बिहार में अभी तक एक तरफा लालू नीतीश के गठबंधन की लहर चल रही थी, लगता है कि भाजपा ने अपना तुरूप का पत्ता बिहार की राजनीति में खेला है और गिरिराज सिंह को, जो राजनीति में जहर उगलने के लिए जाने जाते हैं, ऐसा खुले रूप से पत्रकार भी कहते हैं। जहां पर भी गिरिराज जी ने आज तक जो भी बयान दिया है वह सीधे सीधे सांप्रदायिक होता है। हालांकि सांप्रदायिकता का कभी भाजपा को लाभ भी मिलता है, कभी नुकसान भी हो जाता है। बिहार में तो अभी तक भाजपा सीधे सरकार में नहीं आ पाई है। सीधा हम समझ सकते हैं कि इससे भाजपा को बिहार में बहुत लाभ नहीं हो पाता है। लेकिन लालू नीतीश की गठबंधन की सरकार कब तक इन मुद्दों को दबाकर राजनीति करेगी, या सीधे सीधे विकास की राजनीति में हर जाति, धर्म, लिंग के आधार पर सभी को सरकार की नीतियों में बराबर का हिस्सा देगी, और यही हिस्सा देना तय करेगा कि वहां भाजपा जैसी पार्टियां राजनीति में आगे जाएंगी कि गैर भाजपाई राजनीति करने वाली पार्टियां आगे जाएगी। ऐसे तमाम मुद्दों पर गहन चर्चा के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, दैनिक अंबेडकर चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको अगर हमारा यह चैनल का विश्लेषण अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं डॉक्टर अभय कुमार जी को बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूं कि आपने
ऐतिहासिक रूप से लाके बहुत ही बारीक चीजें उन्होंने बताई कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी खुद मदरसा और मौलवी साहब के पढ़ाए हुए छात्र छात्र हैं जी। रह चुके हैं। और गिरिराज जी का मदरसा के खिलाफ ऐसा बयान न केवल सांप्रदायिक है बल्कि राजेंद्र प्रसाद जी का अपमान है, भारत के पहले राष्ट्रपति का भी अपमान है। इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया अभय जी। धन्यवाद, धन्यवाद।